गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात कर रहे हैं रेतवाड़ी व्यवस्था की। इससे पहले अपन ने बात की थी स्थायी बंदोबस्त की। उसके बाद में जो आया राजस्व वसूली का नया तरीका वह था रेतवाड़ी। सबसे पहले रेतवाड़ी क्यों लगाई गई, क्या प्रावधान थे, किसने लागू किया, किस क्षेत्र में लागू किया और किसानों पर और अंग्रेजों पर इसके क्या प्रभाव पड़े, ये अपन को ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसको लागू क्यों किया गया, क्या कारण रहे ऐसे कि स्थायी बंदोबस्त की जगह इसको भी लागू किया गया। पहला कारण देखें, स्थायी बंदोबस्त लगभग असफल हो गया था क्योंकि उससे जो ठेकेदार थे या जमींदार थे वो अधिक राजस्व वसूल कर रहे थे और केंद्र को यानी ब्रिटिश सरकार को भी नहीं दे रहे थे। इस कारण कृषकों की थी या रेत की थी वो हालत खराब हो गई थी और अनुपातिक रूप से राजस्व में वृद्धि अंग्रेज नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में उनके पास जो राजस्व वसूल हो रहा था किसानों से तो अधिक हो रहा था, लेकिन उनके पास जो आ पाए। ऐसी स्थिति में उन्होंने इस व्यवस्था की जगह रेतवाड़ी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जिससे राजस्व भी वसूल हो सके और दूसरा मध्यस्थ जो थे उसको हटाकर सीधा किसानों से संपर्क या रेत से संपर्क बनाने की कोशिश की गई। ये फ्रांस पर आधारित थी व्यवस्था और उसको अपन को यहाँ देखने को मिलती है। इस प्रकार यहाँ पर फ्रांस की पद्धति के आधार पर सीधा मध्यस्थों को हटाकर किसानों से या रेत से संबंध जोड़ने की कोशिश की गई, जिससे जो मध्यस्थ था जो राजस्व वसूल कर रहा था उसको हटाकर सीधा किसानों से संबंध जोड़ने की बात हो रही थी। इसमें वास्तव में इस प्रावधान क्या था, भूमि का जो मालिक था स्थायी बंदोबस्त में अपन देख रहे थे कि मालिक धीरे धीरे किसान की जगह जमींदार हो गया था। यहाँ पर इस भूमि का मालिक रेत यानी किसानी को माना गया और उससे ही सीधा लगान का समझौता किया गया। इसमें लगान देने का कार्य भी किसान का था, उसे भूमि को बेचने का गिरवी रखने का अधिकार किसान को था। जब तक वो राजस्व दे रहा है लगातार यानी रेत या किसान राजस्व लगातार दे रहा तब तक उसको बेदखल ज़मीन से नहीं किया जा सकता था। अगर वो राजस्व नहीं दे रहा तो उसको भूमि से बेदखल किया जा सकता था, लेकिन इसके अलावा सभी अधिकार किसान के पास ही थे। अब इसको किसने लागू किया उसके बारे में समझो। कैप्टन रीड ने 1712 में सर्वप्रथम 12 महल जिसको कहते हैं वहाँ पर इसको लागू किया गया था। देखते हुए जब लागू किया गया थोड़ी व्यवस्था इसमें स्थायी बंदोबस्त से ठीक दिखी तो इसको थॉमस मूर ने पूरे मद्रास प्रांत में लागू कर दिया। इसमें प्रावधान पहला ये था, उत्पादन का 1/3 भाग रखा गया राजस्व वसूल के लिए मुंबई प्रांत में। एल्फिंस्टन ने इसको और भी भूमि सर्वे करवाकर लगान का 55% निर्धारित कर दिया। इस प्रकार इससे अधिक लगान व दर किसानों से नहीं ली जा सकती थी, ऐसा इसमें था। यानी लगभग जो था जो लगान वसूल का उत्पादन था उसका 55% इससे ले लिया जाता था। संपूर्ण अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जो अंग्रेज़ों के अधीन भारतीय क्षेत्र थे उसमें 51% में ये व्यवस्था लागू की गई, जिसमें मद्रास, मुंबई प्रांत और कुछ असम के क्षेत्र या भाग थे जिसमें ये व्यवस्था लागू की। एक बार समझे इसको। कैप्टन रीड में 1712 में 12 मल में सबसे पहले, फिर थॉमस मुनरो ने मद्रास में, मुंबई में बाद में, और इस प्रकार इस प्रांत में देखें तो 55% राजस्व जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका वसूल किया जा रहा था। और पूरे अंग्रेज शासन व्यवस्था में आने वाले क्षेत्र का 51% इसमें था, जिसमें प्रमुख मद्रास, मुंबई प्रांत और असम के कुछ क्षेत्र शामिल थे। कृषकों को जिससे अंग्रेजों का सीधा संबंध बनने पर फिर भी कोई वास्तविक अधिक फायदा नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि किसानों से राजस्व वसूल अधिक से अधिक किया जा रहा था। वास्तविकता में ऐसी किसानों की जो उत्पादन था उससे जो लागत आ रही थी वो अधिकारियों का वो लगातार राजस्व नहीं दे पा रहे थे। इस कारण बीच में एक नवीन वर्ग आया, साहूकार वर्ग। वह उनको लगान उनकी बदले में वो देता था और बदले में उनकी ज़मीन को वो गिरवी रख लेते। इस प्रकार यहाँ रेतवाड़ी व्यवस्था में एक मध्यस्थ को जहाँ पर हटाने की कोशिश की गई वहाँ पर वापस ये मध्यस्थ आना लग गया। इस प्रकार यहाँ पर जो सीधा मध्यस्थ नहीं था
अप्रत्यक्ष रूप से साहूकार मध्यस्थ के रूप में आ गया और धीरे धीरे किसानों की स्थिति और भी विकट हो गई, क्योंकि वो बड़ दर पे उनको देते थे, लगान वसूली की पैसे तो दे दिए जाते थे, लेकिन उनका जो ऋण साहूकार से लिया जाता था उसकी दर अधिक होती थी और चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया जाता था, जिससे धीरे धीरे जो किसान था अंग्रेज़ों से अधिक साहूकार और महाजनों के चरणों में आ गया और धीरे धीरे उसकी पूरी ज़मीन थी जो किसान की थी, रेतवाड़ी में साफ कहा गया कि मालिक किसान है, लेकिन अब अप्रत्यक्ष रूप से वास्तविक मालिक साहूकार और महाजन हो गया और धीरे धीरे पूरी ज़मीन उनकी हो गई। अब किसान था वो भूमि पे उत्पादन तो जरूर कर रहा था, लेकिन राजस्व वसूल और ऋण वसूली में ही उसका सब जो उत्पादन था चला जाता था। इस प्रकार उसकी स्थिति धीरे धीरे दयनीय हो गई और भूमि जो हस्तांतरण था धीरे धीरे किसान से गैर किसान की ओर आने लग गया। जो खेती नहीं कर रहे थे उसके पास भूमि का मालिकाना हक चला गया, जो रेतवाड़ी व्यवस्था में नहीं चाहते थे, लेकिन इसका यहाँ पर ये प्रभाव देखने पड़ा। इस प्रकार ये व्यवस्था जो अंग्रेज़ों ने सीधा संबंध रेत से स्थापित करने की कोशिश की, इसका धीरे धीरे विरोध होने लगा। वास्तव में विरोध तो प्रत्यक्ष जो साहूकार थे महाजन का विरोध का होने लगा और धीरे धीरे ये व्यवस्था भी टूटने लगी, जिसमें से देखते बाबा साहेब देशमुख कांड के बाद में स्थिति और नाजुक हो गई और लगातार विद्रोह होने लगे और धीरे धीरे इसमें सफलताएं जो कहा गया था कि मध्यस्थ को हटाया जाए वो सफलताएं नहीं मिली और मध्यस्थ था वह प्रत्यक्ष रूप से आ गया। और यहाँ पर अपन बाद में देखते हैं कि ये व्यवस्था जो रेतवाड़ी व्यवस्था थी कुछ आंशिक रूप से सही थी, लेकिन उसमें मध्यस्थ आने के बाद में धीरे धीरे ये व्यवस्था भी असफल हो गई। जिस प्रकार अपन देखते हैं स्थायी बंदोबस्त में भी जो मुख्य उद्देश्य किसान को फ़ायदा हो या अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो वो नहीं हुआ। यहाँ पर भी जो बात कही गई थी कि किसानों को फ़ायदा होगा, लेकिन वास्तव में यहाँ देखते हैं तो किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और लंबे समय के बाद में अंग्रेज़ों को भी फ़ायदा नहीं हुआ। कारण ये था कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध में आम जो जनता थी शोषण के विरुद्ध उन्होंने विरोध कर दिया। वास्तव में विरोध था साहूकारों का था, लेकिन अंतिम उद्देश्य अंग्रेज़ थे, क्योंकि राजस्व वसूल करने वो आ रहे थे। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे क्रांति का दौर शुरू हो गया और उसमें अनेक विद्रोह की स्थिति आ गई और धीरे धीरे रेतवाड़ी व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। इस प्रकार देखें दो व्यवस्था रेतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए किए थे, राजस्व अधिक से अधिक वसूल करने के लिए हस्तगत करने के लिए किया था, लेकिन धीरे धीरे उनके पास जो राजस्व वसूल था उसमें कमी आ गई, क्योंकि किसान अब खेती करना छोड़ दे रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग जा रहे थे। इससे जब खेती नहीं होगी भूमि बंजर हो जाएगी, वन में बदल जाएगी, तो राजस्व में कमी आना स्वाभाविक था। इस प्रकार जो उद्देश्य थे वो उन उद्देश्य को रेतवाड़ी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए और इस प्रकार ये भी व्यवस्था थी वह असफलता के पेट चढ़ गई। थैंक यू।